बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर, और हम पढ़ के एंड कर चुके हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने की थोड़ी सी एक्सरसाइज, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट करेंगे और कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ अपने टेक्स्ट बुक पर भी आंसर्स लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यूज द वर्ड्स टू फिल द गैप्स। आपके सामने वर्ड्स दिए गए हैं और हमने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। सबसे पहले हम देखेंगे खुद ही के कॉन्सेप्ट से कि कौन सी चीज यहाँ पर आनी चाहिए, मतलब कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर मिसिंग है। तो आइए सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करती हूँ। आर्टरीज कैरी ब्लड डैश फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज की हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब उसमें हमने ये देखा कि जो वेसल हार्ट में से लंग्स की तरफ ब्लड लेकर जा रही थी उसका नाम भी आर्टरी था। दूसरे वेसल जो बॉडी की तरफ ब्लड लेकर जा रहा था उसका नाम भी आर्टरी था। इसका मतलब हार्ट में से दूसरे ऑर्गन की तरफ जो वेसल ब्लड लेकर जाएगा उसका नाम होगा आर्टरी। अब आर्टरी जो है हार्ट में से ब्लड लेकर जा रही है, तो फ्रॉम द ऑप्शंस वी विल सेलेक्ट दैट आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो अब देखते हैं कि ऑप्शंस में हमारे पास ये वर्ड है कि नहीं। हमारे पास है अवे, द वेरी फर्स्ट वर्ड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अवे और यहाँ से साथ साथ कट करते जाएंगे ताकि हमें पता हो कि कौन सी ऑप्शंस रह गई हैं और हमारे लिए फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना ज्यादा आसान हो जाए। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सेकेंड सेंटेंस है they have thick dash walls to cope with the dash pressure। अब मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि आर्टरी एक ऐसा वेसल है जिसने हार्ट में से ब्लड पूरी बॉडी की तरफ पंप करना है, इसलिए हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा ये फंक्शन करने के लिए। और क्योंकि वो अपने पूरी ताकत के साथ पंप करेगा ब्लड को, इसीलिए इस वेसल में प्रेशर ब्लड का बहुत ज्यादा होगा। और क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा, जरूरी है कि इस वेसल की जो वॉल्स हैं वो थिक हों और साथ ही साथ मस्कुलर हों। मस्कुलर का मैंने आपको बताया था, मस्कुलर वो होता है जिसमें बहुत ज्यादा टिश्यू की लेयर्स मौजूद हों और थिक वॉल हो। इसका मतलब यहाँ आएगा दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स टू कोप विद द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एज इट लीव्स द हार्ट। तो ये दो वर्ड्स हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में मौजूद हैं या नहीं। दे हैव थिक मस्कुलर, यस वी हैव द वर्ड मस्कुलर ओवर हियर। हम मस्कुलर को कट करेंगे और यहां लिख लेंगे मस्कुलर। दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स टू कोप विद द डैश प्रेशर ऑफ ब्लड दैट इज हाई प्रेशर। तो अपनी ऑप्शंस में देखिए आपको मिलेगी हाई की ऑप्शन। हाई को ऊपर से कट करें और फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लीजिए हाई प्रेशर एज इट लीव्स द हार्ट। अब अगला सेंटेंस क्या है? आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड डैश। मैंने आपको ये बताया था कि आर्टरीज और वेन्स हैं बिग वेसल्स। ये बिग वेसल्स डिवाइड करते हैं छोटी ट्यूब्स में ताकि ब्लड जो है वो एक एक सेल तक आराम से पहुंच जाए। तो इन छोटी ट्यूब्स को हमने नाम दिया था कैपिलरीज का, जो कि हैं द टाइनीएस्ट ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। इसका मतलब आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शंस में हमारे पास कैपिलरी की ऑप्शन है कि नहीं। इट इज राइट हियर कैपिलरीज। हम ऊपर से कट करेंगे और यहाँ लिख लेंगे कैपिलरीज। अब देखते हैं कि कैपिलरीज के आगे वो उसका फंक्शन किस तरह डिफाइन कर रहे हैं। which spread through the dash of the body, which spread through the dash of the body। मैंने आपको ये बताया कि बड़े वेसल्स छोटी ट्यूब्स में इसीलिए डिवाइड होते हैं ताकि बॉडी के हर सेल तक ब्लड पहुंच सके। ब्लड पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है और उन्होंने अपने आप से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। इसका मतलब कि सेल्स
मिला के बनाते हैं टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज के इर्द गिर्द कैपिलरीज अच्छी तरह से उसको घेर लेती हैं ताकि ब्लड जो है वो ईच एंड एवरी कॉर्नर तक आराम से पहुंच जाए। तो इन दिस सेंटेंस दैट it spreads through the dash of the body, we can either put cells or we can say tissues. Let's see what options do we have. The options left are low, thin, tissues, valves, veins and wide. Then here we have tissues. तो हम इसका मतलब है यहाँ पर आने वाला है tissue. आप मेरे साथ लिखिए that it spreads through the tissues of the body. अब चलते हैं next sentence की तरफ. This makes sure that blood gets to every cell. The walls of these vessels are dash, so materials can pass through. अब हमने देख लिया कि कैपिलरीज इसीलिए छोटी होती हैं और इसीलिए टिश्यूज के इर्द गिर्द अच्छी तरह से घेराव कर लेती हैं ताकि जो ब्लड है वो ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाए। यहाँ पर भी यही लिखा है। साथ लिखा है कि इन कैपिलरीज की मतलब इन टाइनीस्ट ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो किस तरह की होगी कि उस तरह की वॉल में से आराम से मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाए फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड टू द सेल साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम द सेल टू द टिश्यू। इसका मतलब कि अगर तो हमारे पास थिक वॉल्स होंगी तो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होना होगा मुश्किल। इसका मतलब यहाँ पर एक्चुअली है थिन वॉल्स। These capillaries are very tiny, तो that is quite obvious कि tiny चीजों की thick walls नहीं हो सकती, ये thin walls ही हैं। हम देखते हैं ऑप्शंस में thin कहाँ लिखा है। thin लिखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ से thin को काट देते हैं और यहाँ लिख देते हैं thin. The walls of these vessels are thin, so materials can pass through. इसके साथ ही पहला पैराग्राफ फिल इन द ब्लैंक्स का हम कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है आपने मेरे साथ साथ सारी ऑप्शंस लिख ली हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। अब दूसरा पैराग्राफ क्या है मैं आपके लिए रीड करती हूँ। ब्लड इज कैरीड बैक टू द हार्ट बाय डैश। हमने देखा कि जो वेसल हार्ट में से ब्लड बाहर ले जा रहा था वो आर्टरी था। यहाँ लिखा है कैरीड बैक टू द हार्ट, मतलब फिर वो वेसल कौन सा होगा जो हार्ट की तरफ ब्लड ला रहा है। ये ऑब्वियसली होगा हमारा सेकंड वेसल जो कि था वेन्स। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में वेन्स मौजूद हैं या नहीं। बिल्कुल मौजूद हैं, यहाँ लिखा हुआ है वेन्स, जो हम यहाँ से कट कर लेंगे और जाकर लिख लेंगे अपने फिल इन द ब्लैंक्स में। आगे लिखा है these are dash and have thinner walls. These are dash and have thinner walls. अब thin walls होंगी इस वाले वेसल की, तो और इसकी वॉल का क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। अब हम देखते हैं जाके अपनी ऑप्शंस में कैसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो इन वॉल्स का हो सकता है, क्योंकि या तो हमने पढ़ा कि ये वाइड होंगी या हमने पढ़ा कि इनकी जो सरफेस एरिया है वहां प्रेशर ब्लड का होगा लो। हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में वाइड की ऑप्शन मौजूद है कि नहीं। बिल्कुल मौजूद है, लास्ट वाली ऑप्शन आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है वाइड। ये वेन्स होती हैं वाइडर देन आर्टरीज, तो मेरे साथ फिल इन द ब्लैंक्स में लिखे हैं वाइड। अब क्योंकि ये वेसल्स वाइड हैं इसका मतलब कि अंदर का सरफेस एरिया ज्यादा है, ब्लड ज्यादा फ्लो कर सकता है। इसका मतलब कि जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर ब्लड का लो हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। दिस इज बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज डैश एंड द ब्लड फ्लोज स्लोली। ब्लड प्रेशर इज लो, इसीलिए द ब्लड फ्लोज स्लोली। तो हमें पता है कि यहाँ हमने लो लिखना है, मगर हम साथ ही साथ ऑप्शंस भी देखते हैं। यस वी हैव लो इन आवर ऑप्शंस, तो हम ऑप्शंस में से लो को कट कर रहे हैं और इसके साथ हमें ये भी पता चल गया है दैट द लास्ट ऑप्शन वी हैव लेफ्ट इज वाल्व्स। अब चलते हैं वापस फिल करने की तरफ। दिस इज बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज लो एंड द ब्लड फ्लोज स्लोली। एंड द ब्लड फ्लोज स्लोली का मतलब ही यही है कि ब्लड प्रेशर यहाँ पर स्लो होगा, इसलिए आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। लास्ट सेंटेंस है that these blood vessels have dash
to keep the blood flowing in the right direction. वैसे तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर valves आना है क्योंकि that is the only option left, मगर इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि valves होते क्या हैं. ये वो gateways थे जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो की मूवमेंट को अलाउ करते हैं. इसीलिए वेन्स में मौजूद ये valves होते हैं ताकि ये ब्लड की डायरेक्शन एक ही तरफ रख सकें. अब हम fill in the blanks फिल करते हैं. These blood vessels have valves to keep the blood flowing in the right direction. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है. हमने fill in the blanks कर लिए. अगर आपने मेरे साथ नहीं लिखा था तो अभी इस वीडियो को पॉज करें, जाएं और अपनी टेक्स्ट बुक पर fill in the blanks करके वापस आएं. Well done students. अब हम जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 है The diagram represents human circulatory system. ये एक डायग्राम है जो हमने पहले भी पढ़ी सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ते हुए. इसको एक और दफा हम अभी पढ़ेंगे ताकि हम आगे जाकर अपने तमाम क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें. यहाँ लिखा है lungs, this is heart और हार्ट के साथ मैंने R लिखा है और L लिखा है, which indicates that this is the right side of the heart and this is the left side of the heart. लास्ट में है हमारे पास बॉडी. सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बहुत दफा रिवाइज किया और हम यहाँ एक और दफा उसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे. वो ऐसे कि ब्लड में से आपने देखा कि एरो जा रहा है टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट. दैट इंडिकेट्स दैट द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट. अब यहाँ से राइट साइड से एक और एरो है जो जा रहा है टुवर्ड्स द lungs, which means that the right side of the heart is pumping the deoxygenated blood, that means the blood without oxygen, towards our lungs, क्योंकि lungs में से इसने purify होना है. And then from on the other side we have an arrow that is moving from lungs towards the left side of the heart. इसका मतलब ये है कि lungs में से जो oxygen containing blood है that will flow towards the लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से एक और एरो ओरिजिनेट हो रहा है टुवर्ड्स द बॉडी, व्हिच इंडिकेट्स कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट विल पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी टिश्यूज. ये आपको समझ आ गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसकी डबल सर्कुलेशन हो रही है, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पर. अब हम देखते हैं कि इस डायग्राम से मुतालिक ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है. तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है. लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. डिस्क्राइब द रूट टेकन बाय ब्लड एज इट लीव्स फ्रॉम द राइट साइड अंटिल इट रिटर्न्स टू द लेफ्ट साइड. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जब हमने ये देखा राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड निकला और गया लंग्स की तरफ, और साथ ही हमने ये बता दिया कि लेफ्ट साइड जो है वहां पर लंग्स भेज रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्वेश्चन ये है कि इसके बीच के टाइम में ब्लड किधर था. ये हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं पढ़ा और ये है एक नया कॉन्सेप्ट. एक और दफा मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. पूछा ये गया है कि जब राइट साइड ऑफ द हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रही है टुवर्ड्स आवर लंग्स एंड देन वी study that the oxygenated blood is entering from the left side of the heart. अब बीच का टाइम ब्लड कहाँ था. वैसे तो हमें मालूम है कि वो लंग्स में था और प्योरीफाई हो रहा था, मगर यहाँ हम स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे. आपकी टेक्स्ट बुक में इतनी जगह मौजूद नहीं, आप अपनी कॉपीज निकाल सकते हैं और नोट्स अपने साथ साथ बनाते जाएं. आई विल रीड आउट द पॉइंट एंड यू विल राइट इट डाउन. पॉइंट नंबर 1, the deoxygenated blood is pumped from the right side to the lungs through pulmonary artery. यहाँ पर दो चीजें हैं जो याद रखने की जरूरत है. Number 1, that the deoxygenated blood is pumped from the right side of the heart. जब ये पंप करेगा और लंग्स में ब्लड जाएगा तो एक वेसल के थ्रू जाएगा और उस वेसल को हम कह रहे हैं द पल्मोनरी आर्टरी. अब ये तीन चीजें आपने देख ली पॉइंट 1 में कि ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के राइट साइड से पंप हो रहा है टुवर्ड्स आवर लंग्स और जिस वेसल के थ्रू वो जा रहा है उसको हमने नाम दिया
पल्मोनरी आर्टरी का। सेकेंड पॉइंट है दैट द आर्टरी enters the lungs and divide into smaller capillaries. अब ये pulmonary artery आगे lungs में जाकर छोटी ट्यूब्स में मतलब capillaries which are the smallest and tiniest blood vessels उनमें डिवाइड हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? ऑब्वियसली वही वजह है जो अभी हमने डिस्कस की कि कैपिलरीज क्योंकि बहुत छोटी होती हैं, उनकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं, इसीलिए आसानी से गैशियस एक्सचेंज हो सकेगा। अब ये जो छोटी कैपिलरीज हैं ये क्या करती हैं? पॉइंट नंबर 3, the capillaries surround the alveoli. Now what are alveoli? These are air sacs present in the lungs. कैपिलरीज जो हैं वो लंग्स में जाकर हमारे एयर सैक्स के इर्द गिर्द सराउंड कर लेती हैं उनको टोटली। अब एयर सैक्स क्या होते हैं? लंग्स जो है एक बहुत बड़ा ऑर्गन है और अगर उसने गैसेस एक्सचेंज करनी है तो वो अपने पूरे ऑर्गन को, अपनी पूरी बॉडी को इस्तेमाल नहीं करता। वो ऑर्गन सिर्फ एक छोटे से पार्ट को, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई या फिर हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं एयर सैक्स, उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज करवाता है। उसकी वजह भी यही है कि ऑर्गन की असल में मेम्ब्रेन बहुत थिक है, जबकि एयर सैक्स छोटा पार्ट है उस ऑर्गन का, इसीलिए उसकी वॉल होगी थिन, जिससे गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी आराम से। अब देखते हैं नंबर 4 पॉइंट क्या है। When we inhale, air sacs fill with oxygen. Now what is inhale? Respiration में 2 steps हैं. First is inhale and the second one is exhale. जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं that is inhale. This is inhale. जब हम inhale करते हैं हम अपने environment से ऑक्सीजन अपने अंदर ले जाते हैं और respiratory ऑर्गन है लंग्स, इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन जा रहा है लंग्स में। जब हमने इनहेल किया तो एयर सैक्स जिसकी अभी हमने यहाँ बात की वो फिल हो जाएंगी ऑक्सीजन के साथ। अब क्या होगा? द ऑक्सीजन फ्रॉम द सैक्स डिफ्यूज इनटू द ब्लड। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन की डिफ्यूजन। आप जानते हैं डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ प्लेस ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये था कि एयर सैक्स में ओरिजिनली बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अभी हमने भरा इनहेल करके, जबकि जो ब्लड हमारे पास आया है वो टोटली डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं। इसका मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एयर सैक्स में से ब्लड की तरफ हमारा ये ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेस इनटू द एयर सैक्स। सेकंड है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये भी इसीलिए क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तादाद में मौजूद है और हमारे एयर सैक्स में टोटली ऑक्सीजन मौजूद है। इसका मतलब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एयर सैक्स में नहीं मौजूद तो फिर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन मतलब फ्रॉम ब्लड द कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर आवर एयर सैक्स। उम्मीद है आपको साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही है। मैं इस पॉइंट को दोबारा बताती हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में मौजूद है ये डिफ्यूज करेगी हमारे एयर सैक्स की तरफ और एयर सैक्स में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो डिफ्यूज करेगा हमारे ब्लड की तरफ। अब ऑक्सीजन हमें मिला इनहेल करके, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर सैक्स में भर गई है वो किस तरह एक्सक्रीट आउट होगी? फ्रॉम द ऑपोजिट एक्शन ऑफ इनहेल दैट इज एक्सहेल। सांस को बाहर की तरफ फेंकने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाएगी और इसी तरह हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई कर जाएगा। लास्ट स्टेप देखते हैं अगले बोर्ड पे। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। The oxygenated blood is then carried to the heart through the pulmonary vein from its left side. लास्ट पॉइंट ये है कि जब ऑक्सीजनेट हो गया ब्लड तो वो पहुंचेगा हमारे हार्ट में और हार्ट में वो एंटर होगा लेफ्ट साइड से। और ये याद रखिएगा कि वो वेसल जो ब्लड कैरी करके आ रहा है उसको हमने नाम दिया है पल्मोनरी वेन का। पल्मोनरी वेन हमारा ब्लड लेकर आ रही है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है क्योंकि आगे भी इसके बारे में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो हमने अभी तक सारे स्टेप्स पढ़े वो थी हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती चलूं कि एल्वियोलाई एक नहीं होता, एक आर्टरी एक एल्वियोलाई के पास लेकर नहीं जा रही। कैपिलरीज के डिवाइड होने का मतलब ये है कि हमारे लंग्स में
बहुत सारे एल्वियोलाई मौजूद हैं जो मिलकर बनाते हैं एयर सैक को, और ये एयर सैक करता है गैसियस एक्सचेंज। और ये जो हमने अभी सारे स्टेप्स पढ़े ये आते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ डबल सर्कुलेशन। इस सिस्टम को हम डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? अकॉर्डिंग टू योर बुक मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है, बिकॉज द ब्लड पासेस फ्रॉम द हार्ट ट्वाइस एज इट गोज अराउंड द बॉडी। जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में से 2 दफा गुजरेगा, मतलब साइमल्टेनियसली 2 तरह की सर्कुलेशन हो रही है, जो अभी हमने पिछली डायग्राम में भी देखी। एक हो रही है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट और एक हो रही है सर्कुलेशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और ये दोनों सर्कुलेशंस एक ही टाइम पर हो रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं द डबल सर्कुलेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने इसका आंसर अपने साथ साथ लिखना है नोट्स में। अगर नहीं लिखा तो इस वीडियो को पॉज करें, जाएं और नोट करके वापस आएं। वेल डन स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स ब्लड गोज अराउंड द बॉडी इन 1 डे। अब एक दिन में हमारा ब्लड पूरी बॉडी के कितने राउंड्स लेता है? हमने अभी तक जो पढ़ा इस चैप्टर में उसमें एक पॉइंट हमने ये भी पढ़ा था कि एक राउंड हमारा ब्लड लेता है 30 सेकंड्स में। ये मैंने आपको डू यू नो कह के एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था कि हमारा ब्लड हमारे सब वेसल्स में से एक बार गुजरता है इन 30 सेकंड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक दिन में वो कितनी दफा गुजरेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप अपने नोट्स अपने सामने खोलें और कैलकुलेटर को हाथ में पकड़ लें। सबसे पहले यू नो दैट इन 1 डे वी हैव 24 आवर्स। सबसे पहले हम घंटे देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मिनट्स की तरफ और फिर आएंगे सेकंड्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे? वी हैव 24 आवर्स। इन 24 आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये देखेंगे कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। मतलब 60 मिनट्स होते हैं हमारे एक घंटे में, इसलिए यू विल मल्टीप्लाई 24 विद 60। तो उम्मीद है आप साथ साथ कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे हैं। व्हेन यू मल्टीप्लाई 24 विद 60 यू गेट द नंबर 1440, मतलब 1440 मिनट्स होते हैं हमारे 1 डे में। अगर हमने ये देखना है कि सेकंड्स कितने होते हैं तो हमने देखना होगा कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1440 को विद 60, क्योंकि 1 मिनट में मौजूद होते हैं 60 सेकंड्स, और हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 86400। अब आप अपने साथ साथ नोट्स में ये नोट करते जाएं। हमारे पास सेकंड्स आ चुके हैं और मैंने आपको बताया कि ब्लड एक राउंड लेता है 30 सेकंड्स में। तो हम देखेंगे कि कितने राउंड हो रहे हैं इतने सेकंड्स में बाय डिवाइडिंग दिस नंबर विद 30, एंड द आंसर वी गेट इज 2880 राउंड्स। यस एग्जैक्टली, हमारा ब्लड लेता है 2880 राउंड्स इन 1 डे। तो आपने उम्मीद है इसको भी अपने नोट्स में लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा तो आपके पास बहुत टाइम है। इस लेक्चर के बाद जाएं और सारी अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लें जो अभी तक हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।